आएगा। तो जब हम एक प्रिंट से मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करते हैं तो सिंटैक्स में हमें कॉमा से अपनी नेक्स्ट वैल्यू लिखनी होती है, फिर कॉमा लगाकर नेक्स्ट वैल्यू लिखनी होती है। लेकिन जब हम आउटपुट में इन वैल्यूज को देखते हैं तो ये सारी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट स्पेस से सेपरेट होकर हमें दिखाई देती हैं। अब हम आउटपुट में इन वैल्यूज के बीच का जो सेपरेटर होता है, अगर उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हम सेपरेटर का यूज करते हैं प्रिंट के अंदर। सेपरेटर के कुछ रूल्स थे। आप इसको एक प्रिंट में एक ही बार लगा सकते हैं। दूसरा रूल था, सेपरेटर की वैल्यू आप जो स्पेसिफाई कर रहे हैं वो स्ट्रिंग में रख के ही स्पेसिफाई कर सकते हैं। तीसरा रूल था, जो वैल्यूज हैं वो पहले लिखी जाएंगी, सेपरेटर हमारा बाद में आएगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे देखते हैं। प्रिंट का ही एक और कॉन्सेप्ट है हमारा। इमेजिन करिए मुझे इस बार अपने प्रोग्राम से मल्टीपल वैल्यू आउटपुट में दिखानी है। बट द पॉइंट इज कि मैं जिस समय पहली वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं उस समय मेरे पास दूसरी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। लेकिन प्रोग्राम में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो शायद मेरे पास और वैल्यू अवेलेबल होंगी। लेट अस सपोज मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ पाइथन का, 1000 लाइंस का कोड मेरा लिखा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे बीच बीच में से आउटपुट दिखाना पड़ रहा है, तो मैं बीच बीच में प्रिंट लगा रहा हूँ अपना। तो अब हम वही सीखेंगे कि अगर हम एक प्रोग्राम में एक प्रिंट के साथ अदर प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज करें तो फिर आउटपुट को कैसे मैनेज किया जाता है। लेट अस सपोज पहले प्रिंट में मैंने प्रिंट कर दिया 10, एक और प्रिंट लगाया, प्रिंट कर दिया 20, एक और प्रिंट लगाया, मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पे 30। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो 10 तो सबसे पहले मुझे आउटपुट में दिखाई देगा, इसको लेकर तो हम श्योर हैं। अब 20 कहाँ पर आएगा इसको लेकर हम श्योर अभी नहीं है, क्योंकि सेपरेटर वाला रूल यहाँ पर शायद ना चले। क्योंकि सेपरेटर का रूल काम करता है जब एक ही प्रिंट के अंदर कई सारी वैल्यू लिखी होती हैं, ना कि अलग अलग प्रिंट के साथ। तो अब यहाँ पर होगा क्या उसको देखना। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कोई भी प्रिंट अपना जब एंड करता है तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन को आउटपुट में ऐड कर देता है। तो प्रिंट फंक्शन जितनी वैल्यूज हमने उसको प्रिंट करने को दी हैं पहले उतनी वैल्यूज प्रिंट करेगा। उसके बाद जब वो अपना एंड करेगा तो अपनी तरफ से न्यू लाइन आउटपुट में ऐड कर देगा। इट मींस अभी हमने उससे बस एक ही वैल्यू प्रिंट कराई 10, अब प्रिंट एंड होगा तो ये अपनी तरफ से आउटपुट में /n लिख देगा। और जब अपनी तरफ से /n लिखेगा तो देखने वाले को न्यू लाइन पर कर्सर नजर आएगा। अब पहला वाला प्रिंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले प्रिंट से पूछा कि आप कहाँ लिखोगे। हम इससे कहना चाहते हैं यहां लिख दो, इस वाले बॉटम कॉर्नर पर लिख दो। तो कोई भी प्रिंट ये कहता है कि मुझे वहां से ही लिखना होगा जहां पर आउटपुट में लास्ट करेक्टर प्रेजेंट है। आप लोकेशन मुझे नहीं बता सकते आउटपुट स्क्रीन की कि बॉटम पे लिख दो, कि लेफ्ट में लिख दो, कि मिडिल पे लिख दो। ऐसा कोई फीचर प्रिंट के पास नहीं होता है ना। तो प्रिंट का रूल है कि लास्ट करेक्टर जो भी आपके आउटपुट स्क्रीन पर है उसके नेक्स्ट से लिखना शुरू करेगा। तो जब इस वाले प्रिंट का नंबर आया आउटपुट दिखाने का, उस समय तक आउटपुट में हम कहां तक आ चुके हैं, न्यू लाइन तक आ चुके हैं। अब इस न्यू लाइन के आगे से ही दूसरा वाला प्रिंट लिखना शुरू करेगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका 20। अब उसके बाद ये वाला प्रिंट भी एंड हो रहा है।
ऑटोमेटिकली प्रिंट क्या देगा हमें, फिर से न्यू लाइन, और 20 के बाद क्या आ जाएगी, न्यू लाइन। मतलब आपका कर्सर आउटपुट का न्यू लाइन पर आ गया होगा। अब अगला प्रिंट जब आएगा तो वो लास्ट करेक्टर न्यू लाइन जो राइट हुआ है उसके आगे से लिखना शुरू करेगा 30, और ये भी अपना एंड किससे कर लेगा, न्यू लाइन से। 30 के बाद आ जाएगी न्यू लाइन। अब जो आखिरी वाले प्रिंट से न्यू लाइन आएगी, हम उसको बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उसके आगे हमने कुछ लिखा तो है नहीं। तो इस तरह से जो आउटपुट आएगा वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब हम किसी भी प्रिंट का आउटपुट देखेंगे तो उसके लास्ट में ऑटोमेटिकली न्यू लाइन भी बन जाती है। इसीलिए अगला वाला प्रिंट न्यू लाइन पर आउटपुट देता हुआ आपको नजर आता है। अब मान लीजिए हम इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं। क्या हम प्रिंट को ये कह सकते हैं कि प्रिंट अपना एंड न्यू लाइन से मत करना, टैब स्पेस से कर लेना, ताकि अगला वाला प्रिंट टैब स्पेस के आगे से लिखे, ना कि न्यू लाइन से लिखे। आंसर इज यस, ऐसा किया जा सकता है। तो हम कैसे इस काम को करेंगे? तो जैसे हम प्रिंट के अंदर सेपरेटर यूज करते थे, उसी तरह से प्रिंट के अंदर हम लास्ट में कॉमा लगाकर एंड भी लिख सकते हैं। ये एंड क्या बताता है कि ये वाला प्रिंट अब न्यू लाइन की बजाय जो आप कहोगे उससे एंड हो जाएगा। तो अब एंड की वैल्यू स्ट्रिंग में बतानी होगी, इंटीजर या फ्लोट में नहीं। तो मैंने क्या करा, इस एंड से कहा भाई अपना एंड इससे कर लो। उसके बाद दूसरे वाले से मैंने कुछ नहीं कहा। फिर तीसरे वाले से कहा आप अपना एंड डॉलर से कर लो। अब इस आउटपुट को एक बार ट्रेस करते हैं मैन्युअली। तो सबसे पहले 10 आउटपुट में आया, उसके बाद प्रिंट अपना एंड करेगा। हमने बताया एंड, तो जो हमने बताया है उससे करेगा, और अगर हमने नहीं बताया होता तो न्यू लाइन से करता। तो हमने बताया /t से करो, मतलब 10 के बाद क्या बन जाएगा, टैब स्पेस बन जाएगा। कर्सर आपका यहां पर कहीं आ जाएगा। अब पहले वाला प्रिंट खत्म हो गया, तो पहले वाले प्रिंट का जो आउटपुट है वो यहां से यहां तक। अब अगला वाला प्रिंट जब आएगा तो अकॉर्डिंग टू रूल लास्ट करेक्टर के नेक्स्ट से लिखना शुरू करेगा। तो अब ये जो 20 है, ये प्रिंट कहां प्रिंट करेगा फिर, टैब स्पेस के बाद, न्यू लाइन पर नहीं। न्यू लाइन पर क्यों करेगा, न्यू लाइन कहां से आ गई, पहला वाला प्रिंट अब न्यू लाइन नहीं देगा ना। पहला वाला प्रिंट अब आपका क्या दे रहा है, टैब स्पेस दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर टैब स्पेस के बाद ही 20 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला प्रिंट भी अपना एंड करेगा। हमने इसे कुछ नहीं बताया किससे एंड करना है, जब नहीं बताया तब ये वाला प्रिंट अपना एंड किससे करेगा, न्यू लाइन से या नेक्स्ट लाइन से, है ना। अब 20 के बाद क्या आ जाएगी हमारी, नेक्स्ट लाइन। ये लो, अब दूसरा वाला प्रिंट तक प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा वाला प्रिंट आया 30, कहां से लिखेगा, लास्ट करेक्टर क्या लिखा है हमने कहा, न्यू लाइन, उसी के आगे से लिखेगा। तो न्यू लाइन पर ही लिखना शुरू कर देगा 30। अब ये भी अपना एंड करेगा। तो जब अपना ये एंड करेगा तो बताओ 30 के बाद कुछ नजर आएगा या नहीं आएगा, क्या नजर आएगा, डॉलर। उसके बाद ये प्रिंट एंड हो गया, प्रोग्राम में कुछ है ही नहीं, तो आउटपुट ऐसा कुछ नजर आना चाहिए, 10 टैब स्पेस 20 नेक्स्ट लाइन 30 देन डॉलर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल प्रिंट को अपने प्रोग्राम में मैनेज कर सकते हैं। बोलो। जब आपने प्रिंट दिया था तो 10 के आगे टी क्यों नहीं था, जैसे 30 के आगे डॉलर का साइन था, 10 के आगे टी क्यों नहीं था? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, स्ट्रिंग के अंदर एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, आई गेस आपकी 2 क्लास मिस हो गई हैं, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम /t या /n का यूज करते हैं तो आउटपुट में ये दोनों नजर नहीं आते,
स्लैश टी आउटपुट में टैब स्पेस को क्रिएट करता है, और स्लैश एन आउटपुट में न्यू लाइन को क्रिएट करता है। इसलिए आउटपुट में स्लैश टी की जगह पर उसका जो मीनिंग होता है वो आपको दिखाई दिया। इसी तरह से स्लैश एन का भी आउटपुट में न्यू लाइन दिखाई देता है रादर देन स्लैश एन। ठीक है, चलो। तो भाई किसी का अगर किसी वजह से कोई क्लास मिस हो जाए, कोशिश करें जो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है उससे कवर कर लिया जाए। ये वाला पॉइंट तो बहुत छोटा था, चलो बता दिया गया, बात गई हो गई। लेकिन कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है जो शायद आप मुझसे कहें सर एक बार रिकॉल कर दो, मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि वो टॉपिक इतना बड़ा हो सकता है कि अगर मैं रिकॉल करूंगा पूरी क्लास ही लग जाएगी फिर। तो कोशिश करें अगर किसी वजह से क्लास रह जाती है तो एक बार रिकॉर्डिंग से कवर करके आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो बात मैंने आपको बताई है ये भी अधूरी है, पूरी नहीं है। तो जब आप रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए काम चल जाएगा मतलब। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर और प्रैक्टिस करते हैं। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम। पहले इसको मैनुअली ब्रेन के अंदर प्रोसेस करके बताइए, उसके बाद फिर इसको लैपटॉप पे इम्प्लीमेंट करिएगा। तो पहले प्रोसेस करिए ब्रेन में। शुरू कहां से होगा आउटपुट आना? एप्पल तो आएगा ही आएगा, इतना तो लिख ही देते हैं। अब उसके आगे क्या होगा वो थोड़ा सा आप मैनेज करिए। नेक्स्ट लाइन में मैंगो। अच्छा एक काम करते हैं, एक एक करके पूछते हैं। पहले जो बता रहे हैं उनका पूछ लेते हैं, फिर आप जो कहना चाहते हैं उनका, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना समझने का तरीका है। तो आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही गलत नहीं दे रहे हैं, आपने जो सीखा है उसका अकॉर्डिंग दे रहे हैं। अब ये तो सही है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एक जैसा ही बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बात हो जाती है कि आप उसे इंटरप्रेट क्या करते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपका ब्रेन कहाँ पर लगा हुआ है, कान कहाँ लगे हुए हैं, वो मैटर कर जाता है। ठीक है, फिजिकली आप क्लास में हैं वो फैक्ट है, लेकिन आप मेंटली कहाँ पर हैं वो मैटर कर जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं उस चीज के बारे में। तो जो ये बता रहे हैं पहले इनका देख लेते हैं। एप्पल, उसके बाद आपने कहा नेक्स्ट लाइन मैंगो। ठीक है, मैंगो के बाद कॉमा 10 स्पेस 20 स्पेस 30 कॉमा बाय। इन्होंने एक आउटपुट बताया है, कोई और इस आउटपुट में कोई चेंज करना चाहेगा? चलो ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख रहने देते हैं। बाकी जो आप अब ये जो कह रहे हैं इनका एक बार देख लेते हैं। एप्पल ऐसे ही आएगा, उसके बाद नेक्स्ट साइन पे मैंगो कॉमा 10, 10 के बाद स्पेस 20 स्पेस 30 कॉमा। अरे तो वो तो पहला वाला ही हो गया।
चलो सेम में तो खैर नहीं डिस्कस करते, जिसका कुछ लग रहा है कि भी डिफरेंट होगा तो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बताओ क्या करेंगे। हाँ सेम था या डिफरेंट आउटपुट है कुछ। हाँ हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि मैंगो के बाद नेक्स्ट लाइन पे कॉमा रहेगा, 10, फिर 20, फिर 30, फिर कॉमा, नेक्स्ट लाइन बाई। ठीक है, एक आउटपुट इन्होंने अपना ये दिया। और कोई इसमें कोई चेंज करना चाहे या कुछ नया ही बताना चाहे। चलो अब मैं इसको मैनुअली ट्रेस करता हूँ, फिर लैपटॉप को बना के देखना। तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि एप्पल यहां तक ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या करना है, सेपरेटर देखना है। सेपरेटर क्या चल रहा है, स्लैश एन, क्योंकि दो वैल्यू के बीच में क्या चलता है, सेपरेटर, स्लैश एन लगा हुआ है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, न्यू लाइन ये आ गई, और न्यू लाइन पर आ गया आपका मैंगो। अब दूसरी वैल्यू के बाद तीसरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये प्रिंट अपना एंड करेगा, क्योंकि जब प्रिंट सारी वैल्यू प्रिंट कर लेता है तो अपना एंड करता है। अब जब ये एंड करेगा तो मैंने इससे कहा अपना एंड कॉमा से करना, तो ये अपना एंड किससे कर रहा है, हमारा कॉमा से कर रहा है, तो मैंगो के बाद आ गया कॉमा। यानी कि इतना जो आउटपुट है जो दोनों में ही है, यहां तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब पहला वाला प्रिंट खत्म हो गया, अब अगला वाला प्रिंट लिखना शुरू करेगा। अब अगला वाला प्रिंट कह रहा है कि आखिरी करेक्टर जो आउटपुट में दिखाई दिया मुझे, मैं तो उसी के आगे से लिखना शुरू कर दूंगा। तो इस वाले प्रिंट को लास्ट करेक्टर आउटपुट में क्या दिखाई देगा, कॉमा, कॉमा के आगे से लिखना शुरू कर देगा। ये वाला प्रिंट अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, जो करना होगा वो इससे पहले वाले ने कर दिया होगा। ठीक है, तो यानी कि कॉमा के आगे से ही आपका 10 आना शुरू हो जाएगा, ये आ गया 10 यहां पर। अब इस वाले प्रिंट में मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो दो वैल्यू के बीच में सेपरेटर चलता है। आपने बताया होता इस वाले प्रिंट का सेपरेटर तो आपका वाला इस्तेमाल हो जाता, आपने नहीं बताया है तो डिफॉल्ट सेपरेटर क्या चलेगा, स्पेस। तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पर, स्पेस आ गया, फिर 20, फिर स्पेस आ गया 30। सेपरेटर हर दो वैल्यू के बीच में चलता है, एंड आखिरी वैल्यू के बाद चलता है बस। ठीक है, तो अब 30 के बाद प्रिंट के पास कुछ है नहीं प्रिंट करने के लिए, तभी क्या करेगा, अपना एंड करेगा। और हमने बताया है तो हमारे वाले एंड से अपना एंड करेगा, कॉमा, ये आ गया कॉमा। यानी कि यहां से यहां तक का जो आउटपुट है ये दूसरे वाले प्रिंट का हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला प्रिंट आया, रूल आखिरी करेक्टर जो आउटपुट में है उसी के नेक्स्ट से लिखेगा। तो आखिरी करेक्टर तो फिर से कॉमा ही है, तो उसी के आगे लिख देगा बाय। अब ये प्रिंट अपना एंड करेगा। अब जब अपना एंड करेगा, हमने इससे कुछ कहा नहीं है, तो न्यू लाइन से एंड कर देगा। तो बाय के बाद क्या आ जाएगी, हमारी एक न्यू लाइन और आ जाएगी। तो आउटपुट में शायद बहुत ज्यादा हमारा देखने में डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट वाले प्रिंट के बाद जो न्यू लाइन है उसके बाद हमने कुछ और प्रिंट नहीं लिखा, अगर लिखते तो फर्क पड़ता जरूर। तो इस तरह से ये इस वाले का आउटपुट आ जाता है। एंड किसी भी प्रिंट के लिए जब प्रिंट की आखिरी वैल्यू प्रिंट हो जाती है उसके बाद चलता है। सेपरेटर किसी भी प्रिंट के लिए उसकी हर दो वैल्यू के बीच में चलता है, आखिरी वैल्यू के बाद सेपरेटर नहीं चलता। ठीक है, एंड के जो रूल है वो काफी कुछ सेपरेटर जैसे ही हैं। आप दो एंड नहीं बता सकते, एक ही एंड बता सकते हो, एरर आ जाएगी। एंड की वैल्यू भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। बात आती है पोजीशन की, सेपरेटर और एंड कहाँ लिखने चाहिए। तो रूल है कि दोनों ही लास्ट में आते हैं, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ सकती। मान लो आपने कहा सर एक वैल्यू रह गई प्रिंट कराने से, ऑरेंज, तो इन दोनों के बीच में नहीं, सबसे पहले सेपरेटर और एंड के पहले लगाओ। आप सेपरेटर और एंड का क्रम बदल सकते हैं, कोई भी लास्ट सेकंड लास्ट हो सकता है, लेकिन ये दोनों आएंगे लास्ट में ही। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एंड को देखें तो एंड के रूल्स और एंड का जो कॉन्सेप्ट है
काफी कुछ मिलता जुलता है सेपरेटर से, लिख लेते हैं इसे। एंड इन प्रिंट। इट इज यूज टू एंड द प्रिंट फंक्शन। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड इज स्लैश एंड। न्यू लाइन करेक्ट। वी में ऑल्सो specify and तो जितनी वैल्यूज लिखनी है पहले वो लिख लीजिए, फिर लास्ट वैल्यू के बाद कॉमा लगाना है, फिर एंड इक्वल टू जिससे आप प्रिंट का एंड करना चाहते हैं उससे आप एंड कर सकते हैं। वी कैन नॉट रिपीट एंड इन सेम प्रिंट फंक्शन। इट्स वैल्यू would be string type। अगर दोनों को एक साथ यूज करना है तो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स
सेपरेट और एंड लास्ट में आते हैं, बट आप इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेपरेटर सेकंड लास्ट, लास्ट में एंड, या एंड सेकंड लास्ट और लास्ट में सेपरेटर। बट इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी और इन दोनों के बाद कोई वैल्यू नहीं आती है। जो वैल्यूज आनी है वो आप इन दोनों के पहले ही डिफाइन करेंगे। चलो, एक टेक्निकल अगर वर्ड दिया जाए कि सेपरेटर और एंड को टेक्निकली क्या बोलते हैं, तो हम उसे बोलेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट्स। टेक्निकली सेपरेटर एंड आर नोन एज कीवर्ड आर्गुमेंट्स ऑफ प्रिंट। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि प्रिंट में कीवर्ड आर्गुमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आंसर यही देना है, सेपरेटर और एंड। ज्यादा बार स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि इनका टेक्निकल नाम है कीवर्ड आर्गुमेंट। जैसे नंबर विदाउट फ्रैक्शन, टेक्निकल नाम है इंटीजर। नंबर विद फ्रैक्शन, टेक्निकल नाम हो गया फ्लोट। उसी तरह से सेपरेटर एंड, इनको टेक्निकली कीवर्ड आर्गुमेंट्स कहते हैं। और ये बात जब आप प्रोग्राम में सेपरेट और एंड को लेकर कुछ मिस्टेक करते हैं तो उसमें लिखकर भी आ जाती है। जैसे अभी मैं यहां पर मान लो 2 बार एंड लगा दूं, आउटपुट एरर आएगी। इस एरर को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें वही लिखा हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया था, कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड। अब कीवर्ड आर्गुमेंट तो 2 होते हैं, कौन सा वाला, तो कॉलन के बाद उन्होंने बताया है एंड वाला, कि जो एंड है वो आपका रिपीट हो, है ना। तो इस तरह से टेक्निकल नाम भी इनका हमें मिल गया। ठीक है, अब ये सेकंड लाइन का मतलब क्या था? डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड। इस स्लैश एन, अब जैसे मान लो मैंने क्या करा, यहां पर एंड नहीं लगाया होता तो क्या दूसरा वाला प्रिंट अपना एंड नहीं करता? करता। तो बताओ फिर 30 के बाद अपना एंड वो किससे करेगा? न्यू लाइन से। ऑटोमेटिकली सेकंड वाले प्रिंट में 30 के बाद आउटपुट में क्या बन जाएगी? न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन बन जाएगी। तो बाय कहां नजर आएगा आपको? नेक्स्ट लाइन पर नजर आएगा। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड इज स्लैश है। तो जब हम एंड को नहीं बता रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी ये होगी। ठीक है, अब सही है या गलत है? बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका? नहीं, पहले वाले प्रिंट का आउटपुट क्या आएगा ये बताओ। पहले वाले प्रिंट से हमने कुछ प्रिंट तो कराया ही नहीं, फिर एरर तो नहीं आएगी क्योंकि कुछ प्रिंट तो नहीं करा रहे, नहीं आएगी। तो अब अगर हम प्रिंट फंक्शन को देखें तो वो कह रहा है कि आप मुझसे 0 से n वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ ही प्रिंट नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब पहला वाला प्रिंट आउटपुट में कुछ भी दिखाई नहीं देगा इससे, लेकिन अपना एंड तो फिर भी करेगा। और हमने क्या पहले वाले प्रिंट का अपना एंड बता रखा है? कुछ नहीं। तो जब नहीं बता रखा है तो ये अपना एंड फिर किससे कर लेगा? न्यू लाइन से। इसका मतलब पहले वाले प्रिंट से आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, ये गलत है। पहले वाले प्रिंट से आउटपुट में क्या क्रिएट हो जाएगी? एक नेक्स्ट लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब अगले वाला प्रिंट कहां लिखेगा? फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखेगा। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये नेक्स्ट लाइन, जो स्पेस स्पेस नहीं है, ये कुछ नहीं है, और कुछ नहीं के बाद सीधा कंट्रोल नीचे आ गया नेक्स्ट लाइन पर।
है ना। तो ये नेक्स्ट लाइन जो आई है वो पहले वाले प्रिंट की वजह से आई है। आसान भाषा में, अगर हमें अपने आउटपुट में एक न्यू लाइन चाहिए तो हम एम्प्टी प्रिंट से भी इस काम को करवा सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मैंने यहां पर स्लैश एन ऑल लगा दिया। अब बताओ, तो एक तो न्यू लाइन पहले वाले प्रिंट से आ गई होगी, और दूसरे वाले प्रिंट में क्या करा होगा, एक नेक्स्ट लाइन पहले दी होगी, उसके बाद हाई लिखा होगा, इस तरह से। चलो, अब सेपरेटर और एंड को कंट्रोल करना हमें आ गया। अब कुछ प्रोग्राम आप मुझे बनाकर दिखाएंगे। राइट प्रोग्राम्स तो आपको एक आउटपुट लाना है, और उस आउटपुट को लाने के लिए जितने तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं, हर तरीके से आप उसे बनाकर दिखाइए, है ना। तो आउटपुट में क्या लेकर आना है, 10, टैब स्पेस 20, 30, टैब स्पेस 40, 50, टैब स्पेस 60। इसे बनाकर दिखाओ, और अच्छा कर देते हैं, 30, 40, 50। अब सही है, क्योंकि उसके जैसा ना पहले बनवा दिया मैंने, ये वाला ऐसा नहीं बनवाया। इसको कम से कम 5 तरह से बना कर दिखाओ मुझे। पांचों तरीके में कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, लगे हाँ कि अलग अलग तरीका ही था, आउटपुट यही आना है। तो एक बार सेपरेटर में कुछ करके देखो, एक बार एंड में कुछ करके देखो, एक बार कोई और तरीका लगाओ। तो जितना अब तक पढ़ाया है सारा इसमें आप लगा दो। तो राइट प्रोग्राम्स विद ऑल पॉसिबल वेज, देखते हैं कौन ज्यादा तरीके से कर पाता है। तो कम से कम 5 तरीके से तो करो ही करो, 5 से ज्यादा कौन करता है वो देखते हैं। प्रिंट मैंने कर दिया 10। अब 10 एक इंटीजर है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं, बट इसके बिना भी मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 20 लिखूंगा तो वो दूसरी वैल्यू है। एक प्रिंट से अगर एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करेंगे तो कॉमा लगा के प्रिंट करेंगे। फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, 30। अब देखो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब हम एक प्रिंट से कई वैल्यू प्रिंट करते हैं तो उनके बीच में सेपरेटर एग्जीक्यूट होता है। और अगर सेपरेटर हम नहीं बताएं तो हर दो वैल्यू के बीच में सिंपल स्पेस आ जाता है, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी। लेकिन हम चाहते हैं इन दोनों वैल्यू के बीच में टैब स्पेस आए, इन दोनों वैल्यू के बीच में टैब स्पेस आए। तो ऐसा तब होगा जब पहले वाले प्रिंट को मैं कंट्रोल करूंगा और इससे कहूंगा कि अपना सेपरेटर सिंपल स्पेस ना देकर जो हम कह रहे हैं वो देना है, यहां कर दिया /t। तो इस अकेले प्रिंट का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10, टैब स्पेस 20, टैब स्पेस 30। अब हम जानते हैं कि कोई भी प्रिंट अपना एंड किससे करता है, न्यू लाइन से। तो अगर मैं एंड लगाऊं इक्वल टू /n या ना लगाऊं, एक ही बात है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये प्रिंट अपना एंड किससे कर देगा, न्यू लाइन से। अब ये वाला आउटपुट हम इससे लिख देते हैं, 40, 50, 60, और यहां कर दिया सेपरेटर इक्वल टू फिर से /t। तो सेम मैनर में दूसरा प्रिंट भी अपना काम कर देगा।
तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया इस आउटपुट को लाने का। अब इसी में एक और तरीका, तो पहले प्रिंट लगा के मैंने डैश लगा दिया ताकि आउटपुट को डिफरेंशिएट कर पाए। अब आगे जो लिखूंगा वो इसके नीचे नजर आएगा। तो अब मैं सोच रहा हूं एक ही प्रिंट से ये हो जाए तो बढ़िया है। एक ही प्रिंट से कैसे होगा? प्रिंट 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। अब अगर मैं इनके बीच में सेपरेटर को टैब स्पेस करूंगा तो सर 30 तक तो सही है, यहां तक भी सही है, लेकिन 40 नेक्स्ट लाइन पर आना चाहिए और उसके आगे के फिर सब नेक्स्ट लाइन पर आए, बाकी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 40 के साथ मुझे न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट चाहिए। अब मैं कैसे लेकर आऊं? अब देखते हैं क्या हम सोचते हैं, ब्रेन हमारा किस डायरेक्शन में जाता है। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तो ये एरर आ जाएगी, क्योंकि स्लैश एन को लिखना स्ट्रिंग के साथ अलाउड है, इंटीजर के साथ आप स्लैश एन नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगी। तो अब या तो मैं क्या करूं, इसको 40 से 40 वाले पार्ट को स्ट्रिंग बना देता हूं ताकि उसको मैं एज ए स्ट्रिंग लिखूंगा तो साथ में स्लैश एन लगा सकता हूं। तो जब 40 आउटपुट में आएगा तो उसके पहले क्या नजर आ जाएगी? न्यू लाइन। अब आगे जो भी आउटपुट आएगा वो न्यू लाइन पर ही आपका आएगा। एक तरीका आप ये वाला यूज कर सकते थे। एक तरीका और देखो, इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने एक प्रिंट से एक ही वैल्यू प्रिंट कराई। पहले वाले प्रिंट से कहा बस आप 10 ही प्रिंट करो, फिर दूसरे वाले प्रिंट से कहा आप 20 प्रिंट करो, तीसरे वाले से कहा आप 30 प्रिंट करो। तो हर प्रिंट से हम अलग अलग वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन सर अगर आप ऐसे करोगे तो हर वैल्यू नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगी। अब आपको इस 10 के बाद नेक्स्ट लाइन तो चाहिए ही नहीं होगी, तो हमने कहा पहले तो ये सोचो कि इस वाले प्रिंट 10 के बाद नेक्स्ट लाइन क्यों आई होगी आउटपुट में, क्योंकि इस वाले प्रिंट ने अपना एंड किससे कर लिया होगा? नेक्स्ट लाइन से कर लिया होगा। अब इस वाले प्रिंट से क्या बोलेंगे? भाई अपना एंड नेक्स्ट लाइन से मत करो, अपना एंड किससे कर लो? टैब। तो अब पहला वाला प्रिंट 10, फिर अपना एंड करेगा टैब स्पेस से, बात खत्म हो गई। अगला वाला प्रिंट उसी के आगे लिख देगा 20। अब क्या इसको कस्टमाइज करना है एंड के साथ या एज इट इज काम चल जाएगा? 20 वाला करना पड़ेगा, क्या लिखें? एंड इक्वल टू टैब स्पेस। अब 30 के साथ कुछ करना है या नहीं? 30 के बाद आपको क्या चाहिए? न्यू लाइन। तो प्रिंट वाला 30 अपने आप न्यू लाइन हमें दे ही देगा। उसके बाद फिर इस वाले पे लगाते हैं कि ये अपना एंड किससे कर ले? स्लैश टी से। ये अपना एंड किससे कर ले? स्लैश टी से। तीसरे वाले को बताने की जरूरत ही नहीं। 3 तरीके हो गए। और देखो, तो अगर हम प्रोग्राम में अगर ऐसे न्यू लाइन दे देते हैं तो डजंट मीन कि ये भी आउटपुट में न्यू लाइन आएगी। तो प्रोग्राम देखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है, तो इसका आउटपुट से कोई मतलब नहीं है। तो अब अगला क्या कर सकते हैं? अगला ये कर सकते हैं कि इन सबको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना देते हैं और एज इट इज लिख देते हैं 10 फिर स्लैश टी, 20 स्लैश टी, 30 नेक्स्ट लाइन पर, 40 स्लैश टी, 50 स्लैश टी, 60, और फिर इसको एंड कर देते हैं। तो अगर आप स्लैश टी ना लगाना चाहें तो मैन्युअली भी आप टैब स्पेस दे सकते हैं। एक तरीका ये भी हो गया।
इस काम को करने का। और देखो एक तरीका, चलो इसमें आप दिमाग लगाओ कि अगर मैं आपसे कहूं इस प्रोग्राम को इस तरह से लिखो कि ये आउटपुट आ जाए, अभी ऐसा आउटपुट है, लगाओ दिमाग। इस प्रोग्राम को जिसमें 3 लाइन का कोड है, 3 प्रिंट लग रखे हैं, इनको इस तरह से मैनेज करो, सेपरेटर लगा के, एंड लगा के, कुछ ना कुछ करके कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। लगाओ दिमाग इसमें। करके देखो लैपटॉप पे, तब तक बाकियों को टाइम देते हैं। देखो भाई, तो अब अगर हम यहां पर बात करें कि ये आपका 10 20, अगर मैं यहाँ सेपरेटर यूज करता हूं /t, तो बताओ आउटपुट में क्या मुझे दिखना चाहिए? इस लाइन का आउटपुट 10 tab स्पेस 20। अच्छा, अब ये बताओ, क्या मैं यहां पर 20 के बाद हमारा जो प्रिंट है वो क्या करेगा? न्यू लाइन दे देगा, और 20 के बाद क्या आ जाएगी? न्यू लाइन। अगर मैं इससे ये कह दूं कि भाई पहला प्रिंट आप अपना एंड भी /t से कर लो, तो अब बताओ 20 के बाद जब ये प्रिंट एंड होगा तो क्या दिखाई देगा देखने वाले को? टैब स्पेस, यानी कि 20 के बाद भी क्या है? टैब स्पेस, यानी कि यहां से यहां तक आउटपुट हो गया इस अकेले प्रिंट का। अब अगला वाला प्रिंट 30 वाला आएगा, तो वो कहां से लिखेगा? टैब स्पेस के आगे से।
अब टैब स्पेस के आगे से लिखेगा तो यानी कि क्या प्रिंट कर देगा वो, 30 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला प्रिंट 40 भी तो प्रिंट करेगा। कहाँ प्रिंट हो जाएगा वो, 30 के स्पेस देकर ही आगे प्रिंट हो जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका जो सेपरेटर है वो नेक्स्ट लाइन कर दो, तो इसका मतलब 30 और 40 के बीच में क्या आ जाएगा, न्यू लाइन। यानी कि 30 के बाद क्या बन जाएगी, न्यू लाइन, यानी कि 40 तक आ गए हम। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंट अपना एंड करेगा। अब ये अपना एंड किससे करेगा, न्यू लाइन से। लेकिन मुझे क्या चाहिए 40 के बाद, टैब स्पेस। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई आप अपना एंड किससे कर लो, टैब स्पेस से कर लो। अब ये दो प्रिंट मिलकर मुझे यहां तक ले आए। अब उसके बाद अगला प्रिंट आया 50, उसी ने उसी के आगे लिख दिया, फिर स्पेस के साथ 60 आ जाएगा। तो बताओ यहां पर अब मैं क्या लगा दूं, सेपरेटर इक्वल टू टैब स्पेस, बाकियों की जरूरत ही नहीं है कुछ। तो ये 5 तरीके हो गए, शायद और भी तरीके आप बना सकते थे इस काम को करने के। को भी तो न्यू लाइन वो भी तरीका था, वो भी कर सकते थे जो मैंने ऊपर कराए इस वाले में। आप वो वाली ट्रिक भी यहाँ लगा सकते थे। साइलेंट कर दो उसे, फिर बजेगा भी नहीं उठाया तो कॉल करने वाला दोबारा फिर करेगा। चलो, अब इस बार थोड़ा सा मैं आपका काम आसान करूंगा। ये लेकर आना है तो सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, हमने कहा रुको कंडीशन देते हैं। तो पहला प्रोग्राम जो बनाना है इसमें क्या करना है, यूज ओनली वन प्रिंट फंक्शन। दूसरा प्रोग्राम बनाना है, यूज, और थोड़ा अच्छा करते हैं, यूज ओनली वन प्रिंट फंक्शन एंड वन स्ट्रिंग। यूज ओनली वन प्रिंट फंक्शन एंड इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग्स। पहले दो तरह से करके देखा हूं, पहले समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं ताकि क्वेश्चन समझ में आए। तो आपको क्या करना है, आउटपुट में ये लेकर आना है। ठीक है, अब पहला प्रोग्राम आप बनाएंगे इस तरह से कि आपके पूरे प्रोग्राम में एक ही प्रिंट होगा, दूसरा प्रिंट नहीं लगाना है। उसके बाद आपको एक ही स्ट्रिंग यूज करनी है, मतलब ऐसे नहीं करना है कि ओपन करा सोनू को और सोनू की स्ट्रिंग क्लोज कर दी, फिर कॉमा लगा के मोनू वाली स्ट्रिंग स्टार्ट करी उसे बंद कर दी, नहीं। आपको एक ही स्ट्रिंग रखनी है, ओपन करनी है यहां से सोनू, इसी में मोनू, इसी में चिंटू, इसी में पिंटू, और लास्ट में एंड करनी है। अब बीच में सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरे वाले प्रोग्राम में क्या करना है, स्ट्रिंग अलग अलग लगानी है। तो दूसरे वाले प्रोग्राम में कुछ ऐसा करना है कि प्रिंट एक ही रहेगा,
स्ट्रिंग अलग अलग, पहली स्ट्रिंग कॉमा, दूसरी स्ट्रिंग कॉमा, तीसरी स्ट्रिंग कॉमा, ऐसे करके, लेकिन आउटपुट ऐसा ही आना चाहिए। पहले दो करो, फिर इसी में और दो तीन ऐड करेंगे। ये सब चीजें आपका सेपरेटर एंड न्यू लाइन टैब इन पर कंट्रोलिंग अच्छा करवाएंगे। इंटरव्यू के अंदर ये कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वहां पर आपको फायदा देगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रेन के अंदर इमेजिनेशन हमारी क्रिएट हो जानी चाहिए। जैसे ही मैंने इन शब्दों को पढ़ा, एक प्रिंट लगाना है, और एक ही स्ट्रिंग लगानी है। इस काम को करने के दो तरीके हैं, यानी कि पहला वाला जो गिवन सिनेरियो है उसको भी मैं दो तरह से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। पहला, पहले मैंने सब लिख लिया, सोनू मोनू चिंटू पिंटू, ये लो। अब मुझे सोनू के बाद चाहिए नेक्स्ट लाइन स्लैश एन, फिर मोनू के बाद एक और नेक्स्ट लाइन चाहिए, ऐसे करके ये मैंने। अब इसी काम को करने का दूसरा तरीका, पहले वाले का ही दूसरा तरीका, स्ट्रिंग एक ही है, स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई है, ये भी सही। अब दूसरा प्रोग्राम कह रहा है कि अलग अलग स्ट्रिंग यूज करनी है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये अलग। लेकिन हम जानते हैं कि एक ही प्रिंट से अलग अलग वैल्यू प्रिंट होंगी तो डिफॉल्ट सेपरेटर स्पेस आएगा। हम स्पेस की जगह डिफॉल्ट सेपरेटर क्या लगा दें यहाँ पर, अब नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं ताकि वैल्यू सेपरेट हो जाए नेक्स्ट। तो आपको दोनों तरह से मैंने प्रैक्टिस कराई। दो तरह से मतलब प्रोग्राम देखकर बताना इसका आउटपुट क्या आएगा, दूसरा आउटपुट देखकर प्रोग्राम लिखना कि इस आउटपुट को लाना हो तो प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। तो अच्छा ये बताओ, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे, जॉब कर रहे होंगे, तो हमें कौन सा वाला तरीका ज्यादा यूज करना होगा, पहला वाला प्रोग्राम लिखा हुआ है आउटपुट बताओ, या दूसरा वाला आउटपुट ये है प्रोग्राम लिख के दिखाओ, दूसरा वाला। अगर पहला वाला होगा तो हमें सैलरी किस बात की मिलेगी, प्रोग्राम तो लिख ही गया, तो हमसे आउटपुट पूछने थोड़ी मिलेगी। क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपको आउटपुट बता के चला जाएगा कि मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे करने के लिए सॉफ्टवेयर बना दो कि यूजर आए, फिर वो लॉग इन करे, फिर अगर भूल जाए तो यहाँ पर एक लिंक आना चाहिए फॉरगॉट पासवर्ड का, फिर उस पर क्लिक करे तो ये हो जाए, लॉगिन सही हो जाए तो अगली स्क्रीन ये आनी चाहिए। यानी कि यूजर या क्लाइंट क्या बता रहा है आपको, अपना आउटपुट बता रहा है।
अब उस आउटपुट के लिए क्या बनाना है आपको, उसका सॉफ्टवेयर बनाना है, यानी कि हमें आउटपुट देख के प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जितनी अभी मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराई है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं। टॉपिक वाइज हम इस तरह से क्या करेंगे, तो हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया। पहला चैप्टर था प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन से रिलेटेड सेपरेटर हो गया, एंड हो गया, सिनेरियोज हो गए, ऑलमोस्ट हमने चीजें कवर कर ली। ठीक है, तो अब जो मैं घर पे करने के लिए दे रहा हूं उसको एक बार देखो। तो ये पहला टास्क है आपका, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस कम ही रखे हैं, 5 ही रखे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। पहला प्रोग्राम है कि आपको एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जो इस आउटपुट को प्रिंट करेगा। अगर हम देखें तो क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको कितने प्रिंट लगाने हैं, कौन सी स्ट्रिंग यूज करनी है। क्वेश्चन का पर्पस है बस किसी तरह से ये आउटपुट ले आओ। कैसे लाओगे आप सोचो, कैसे लाओगे। दूसरा है WAP, मतलब राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेम्स ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आपको अपने 5 दोस्तों के नाम आउटपुट में दिखाने हैं। आउटपुट में कैसे दिखाने हैं उसकी कुछ कंडीशंस हैं। ईच इन न्यू लाइन, मतलब भाई जैसा भी देखा था सोनू मोनू अगली लाइन में आ रहे थे, पांचों नाम अलग अलग लाइन पर आने चाहिए। अगली शर्त है प्रिंट एक ही लगाना है, 2 3 4 5 प्रिंट नहीं लगाने हैं। एक और शर्त है कि आपको स्ट्रिंग एक ही यूज करनी है, यानी कि स्ट्रिंग अलग अलग नहीं, सोनू के अलग स्ट्रिंग मोनू के अलग, ऐसा नहीं, एक ही स्ट्रिंग है उसी में सब लिखना है आपने। ठीक है, तीसरा प्रोग्राम है वही 5 दोस्तों के नाम प्रिंट करने हैं, अलग अलग लाइन पर आना चाहिए, प्रिंट एक ही लगाना है, लेकिन इस बार हर नाम अलग अलग स्ट्रिंग होना चाहिए। पहली स्ट्रिंग पहला नाम, कॉमा, दूसरी स्ट्रिंग दूसरा नाम, एंड सो ऑन। अगला प्रोग्राम है फिर से यही काम करना है, 5 दोस्तों के नाम प्रिंट करने हैं, लेकिन इस बार 5 प्रिंट लगाने हैं आपको, एक प्रिंट नहीं, प्रिंट आपको 5। पहला प्रिंट पहले नाम को प्रिंट करेगा, दूसरा प्रिंट दूसरे को प्रिंट करेगा, तीसरा प्रिंट तीसरे को प्रिंट करेगा। पांचवा प्रोग्राम है एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो आउटपुट में /t और /n को दिखाए एज इट इज, क्योंकि हम जानते हैं कि /t और /n जब आउटपुट में हम देखने जाएंगे तो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि /n से न्यू लाइन क्रिएट हो जाती है और /t से टैब। बट मुझे आउटपुट में इनको एज इट इज प्रिंट करना है। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा और आप इनको बनाकर मुझे सबमिट कैसे करेंगे, है ना, वो एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपका क्लासरूम है जहां पर हम क्लास की रिकॉर्डिंग्स, क्लास के नोट्स पब्लिश करते हैं, यहाँ पर आपको मैं असाइनमेंट, इसको हम असाइनमेंट कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना असाइनमेंट नाम से एक ऑप्शन आता है। अगर यहाँ पे टास्क नाम से आता तो मैं कहता ये टास्क हो गया आपके लिए, कुछ भी कह लो। आसान बात में मैंने कुछ क्वेश्चन देने हैं, आपको उनको आंसर में कन्वर्ट करना है और मुझे वापस करने हैं। अब इसको आप टास्क बोलो, असाइनमेंट बोलो, प्रैक्टिस क्वेश्चन बोलो, क्विज बोलो, जो बोलना है वो बोलो। तो मैं यहाँ पर असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ, प्रिंट असाइनमेंट, और ये फाइल मैंने आपको अटैच कर दी। अब इसका मैंने ड्यू डेट असाइन कर दिया, कल आपको ये सबमिट करना है, कल है 27 तारीख। ठीक है, उसके बाद टाइम ऑप्शनल है, आप कभी कर दो, बस कल कर देना। उसके बाद ये मैं यहाँ पर असाइन पे क्लिक करूंगा, तो जितने स्टूडेंट्स इस ग्रुप में एडेड हैं उन सबको असाइनमेंट मिल जाएगा। और अभी ऐसे 2 3 हो सकते हैं जो ये बोलेंगे सर ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, हम तो ग्रुप में है ही नहीं अभी। ठीक है, अब मान लीजिए ये असाइनमेंट इमीडिएटली सबके पास पहुंच गया। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूं कितने लोगों ने सबमिट कर दिया।
तो मैं अपने सिस्टम पे जब इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दो संख्या लेकर आ रही है, हैंडेड और असाइंड। असाइन का मतलब है कितने स्टूडेंट को मेरी तरफ से ये असाइन कर दिया गया है। हैंडेड का मतलब है कितने लोगों ने इसका सॉल्यूशन मुझे सबमिट कर दिया है। तो ऑब्वियसली भी जीरो ही होगा, अभी तो किसी ने कुछ नहीं बनाया। अब आप इसको सबमिट करेंगे कैसे मेरे लिए? तो इस काम को करने के लिए मैं क्या करता हूं, अपने एक दूसरे अकाउंट से ज्वाइन करके इस ग्रुप को आपको प्रोसेस वो समझा देता हूं। तो अब एज ए स्टूडेंट मैंने अपने दूसरे अकाउंट से ज्वाइन कर लिया है। तो अब जब आप अपने सिस्टम पर जाएंगे तो ऐसे करके आपको लिख कर आएगा प्रिंट असाइनमेंट, और यहाँ लिख कर आएगा ड्यू टुमारो। जब टुमारो हो जाएगी लिख कर आएगा ड्यू टुडे। और आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे, जैसे किसी भी चीज के नोटिफिकेशन आते हैं, है ना, ऐसे ही ये आते रहेंगे। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे, मतलब फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। आप इसको न्यू विंडो ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने 5 क्वेश्चन के पांचों अलग अलग आंसर बना लिए, पाइथन फाइल इनकी बन गई, अब आप मुझे सबमिट करने के लिए व्यू इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे। तो इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इसको सबमिट कर सकते हैं। पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट साइड में चाहिए सब कुछ मोबाइल में नहीं आएगा, ये आपको अपने लैपटॉप से ही करना पड़ेगा, तभी आएगा। मोबाइल में आप सिर्फ चीजों को देख सकते हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड करना, ओपन करना, इस तरह के सबमिट करना असाइनमेंट, ये लैपटॉप से ही पॉसिबल है ना। तो अब जब आप व्यू इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो राइट कॉर्नर पे ऑप्शन आएगा ऐड और क्रिएट। तो इस पर ऐड वाले पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जिन फाइलों को आप सबमिट करना चाहते हैं वो हमारी कहाँ है। तो फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लोकल सिस्टम से आप अपनी फाइलों को ब्राउज करेंगे। ब्राउज। अब मान लो आपने जस्ट फॉर एग्जांपल ये वो 5 प्रोग्राम थे जो आपने अपने बना लिए, लाइक, है ना। तो उन पांचों को आपने सेलेक्ट करके ओपन कर दिया। अब ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये प्रोसेसिंग इनफाइनाइटली होती रहेगी अगर आपके ड्राइव में स्पेस नहीं है, क्योंकि पहले ये सारे प्रोग्राम आपके गूगल के ड्राइव पर अपलोड होंगे, वहां से अटैच होकर आएंगे। तो अगर आपके गूगल ड्राइव में स्पेस नहीं होगा तो इस तरह से ये प्रोसेसिंग आपकी होती रहेगी और ये कभी अपलोड होंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि शायद मेरे में भी यही प्रॉब्लम आ रही है ना। तो जिस अकाउंट से मैं अपलोड कर रहा हूं उस अकाउंट में शायद मेरा स्पेस ही नहीं होगा। अगर स्पेस होता तो अब तक ये आपके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जब ये अटैच हो जाएंगे तो इसके बाद अगला स्टेप एक और आएगा, और उस स्टेप में फिर से आपको क्या, इसको फिलहाल मैं हटा देता हूं। तो अगला स्टेप एक और आएगा, उसके बाद लिखकर आएगा यहां पर हैंड इन। इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक कंफर्म मैसेज डायलॉग बॉक्स आएगा कि भाई ये फाइल है, आप इनको सबमिट कर रहे हैं, कंफर्म। फिर से ऑप्शन आएगा हैंड इन का। तो जब इस पे क्लिक कर दोगे तो वो सारी फाइलें मेरे पास सबमिट हो जाएंगी, और ये जो प्लस का बटन है ये हट जाएगा, और यहां पर बनकर आ जाएगा अनसबमिट का बटन।
अनसबमिट का मतलब है कि अगर आपको बाद में रियलाइज होता है कि यार मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो अब मैं दोबारा सबमिट करूंगा, तो दोबारा सबमिट एक प्रोग्राम नहीं होगा, पूरा का पूरा असाइनमेंट ही सबमिट होगा। तो पहले क्या करोगे, अनसबमिट पे क्लिक करोगे। ऐसा करते ही मेरे पास से वो डिलीट हो जाएगा और आपका दोबारा से ये वाला ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा, और फिर सेम प्रोसेस करके इस काम को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरे साथ हुआ आप में से दो चार के साथ होगा क्या, अगर आपका जीमेल पर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप फाइलों को जब अटैच करेंगे तो उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं, कंटिन्यूअसली अटैचमेंट वाली स्क्रीन ही आपकी आती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम टॉपिक वाइज अपने असाइनमेंट्स को डिस्कस किया करेंगे। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे इन असाइनमेंट के साथ और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे।